A very good afternoon to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले तो हम अगर मैं शुरू से बताऊं आपको कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, and in eukaryotic cell there are four kingdom which are included like protista, plantae, fungi, animalia. And in prokaryote there is only single kingdom called as monera kingdom which include as a member the bacteria. तो ये सब हमने यहाँ पे बात कर चुके हैं नॉर्मल इसके अंदर। फिर उसके बाद में देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द टाइप ऑफ सेल वॉल आल्सो एंड द सेल मेम्ब्रेन कि उनके अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सब को हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अब जो हमारे पास में नॉर्मली क्या आता है आगे की तरफ है वो है हमारे पास सेल ऑर्गन का नाम, वन इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर वन इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। अब हमें इनको देखना है नॉर्मल, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या है नॉर्मली जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम यही बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड क्या आता है। एक्चुअली जो आपके पास में क्लोरोप्लास्ट है दिस इज इंक्लूडेड अंडर द प्लास्टिड, ये प्लास्टिड के अंदर आता है। अब जो आपके पास है प्लास्टिड है, अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो प्लास्टिड क्या आता है इसको हम देखेंगे यहाँ पर डिटेल के अंदर। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले पढ़ते हैं प्लास्टिड को, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया को भी नहीं, बट उससे पहले क्या है हमारी बुक के अंदर और नीट के अंदर इन 2016 क्वेश्चन भी आया हुआ था, एक नाम आता है सेमी ऑटोनोमस, और हमें ये सब पता भी होना चाहिए कि सेमी ऑटोनोमस क्या होता है। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो चलो यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कोई बात नहीं, लिखे रहने दो। अब जो एक नाम मैं लिख रहा हूं वो नाम क्या है तुम्हारे पास, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस ये नाम है। और ऐसे ऑर्गेनल अगर आपको मैं बताऊं कि किनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ऐसे ऑर्गेनल जिनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है उनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। तो विच है देयर ओन डीएनए, द ऑर्गेनल विच हैज देयर ओन डीएनए। शरीर में खुद का डीएनए, सुने ध्यान से, हर एक ऑर्गेनल के अंदर सारे ऑर्गेनल में खुद का डीएनए नहीं होता। न्यूक्लियस तो मेन ऑर्गेनल है जहां पे आपको डीएनए पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस के अलावा जो आपके पास में ऑर्गेनल है, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का नाम क्लोरोप्लास्ट, इनमें खुद का डीएनए है। और जब खुद का डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनोमस। तो इतना आप यहाँ पर रख सकते हैं, इनके इसको यहाँ पर याद। इसमें कौन कौन आता है तो नाम को याद रखना है। एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, यार क्या हो रहा है राइटिंग का, तो वैसे ही खराब आ रही है। एक नाम क्या आता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो कौन कौन होते हैं सेमी ऑटोनोमस, इन चीजों को याद रखना। ये पूछा गया था नीट के अंदर, इंपॉर्टेंट है, PYQ। सर और क्या आता है, सेमी ऑटोनोमस का मीनिंग तो ये होता है। अब हमारे पास में क्या आता है आपको मैं बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेल ये आपस में बहुत रिजेंबल करती है। और इस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई थी और उस थ्योरी का नाम था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी आई थी और इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट है तुम्हारे पास, एक का नाम था अल्टमान, एक का नाम था स्किम्पर और एक का नाम था मार्जुलिस। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था, अल्टमान ने, स्किम्पर और मार्जुलिस ने। और आपको बताऊं ये एनसीईआरटी में नहीं है नाम, बट प्लीज एक बार आप इसे सिर्फ पढ़ लें, हमें ज्यादा वो नहीं देखना, सिर्फ पढ़ना है और देखना है एक्चुअल में ये हमारे पास ये नाम भी कुछ होते हैं क्या। अब ये किस चीज को बताने के लिए आई थी, यहाँ पर क्या है देखा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा कौन है क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन है बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया आपके पास में ये तुम्हारे पास में क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, आपस में मिलते हैं। सो रिजेम्बलेंस,
इन मैनी कैरेक्टर, या इन मैनी प्रॉपर्टीज। कहेंगे सर एक बार बताना किस किस के अंदर रिजेंबल करते हैं ये वाली चीज। तो आप प्लीज इसको याद रखना कि कौन सा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो सिमिलरिटी है। मैं यहां पर डाल देता हूं सिमिलरिटी। रिजेंबल किस चीज में कर रहे हैं? पहला पॉइंट हेज, सिमिलर साइज, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट सेम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि मोस्टली सिमिलर है और एक है तुम्हारे पास एग्जैक्ट सिमिलर। तो एग्जैक्ट नहीं है तुम्हारे पास, इनका सिमिलर साइज है। दूसरा क्या आता है? हेज 70s राइबोसोम। आपने पढ़ भी चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? 80s 70s। तो यहां पर होता है 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में एंड प्रोकैरियोटिक सेल, द थ्री ऑफ दीज हैव 70s राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं कहूंगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं स्ट्रोमा, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है साइटोप्लाज्म। तो इनके अंदर जो हमारे पास पाया जा रहा है एक्चुअली वो कौन सा है तुम्हारे पास में? 70s राइबोसोम। इतना क्लियर हो गया। अगला यहां पर क्या आता है? इनके अंदर क्या आता है? हेज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड। सर पूरा नाम ही लिख दो, मुझे पता है फिर कमेंट कर देंगे सर ये क्या लिखा था आपने डीएस। डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड भाई। तो प्लीज याद रखना कैसा होता है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तीनों के अंदर ही सर्कुलर होता है ये वाला पार्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें कुछ हद तक सिमिलरिटी है। तो ये इसकी वजह से क्या है, ये थ्योरी आई थी। अब इस प्लीज थ्योरी को याद रखना। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बताती है? सिमिलर है। और सिमिलरिटी किस किस के अंदर है? 70s राइबोसोम में होगी, सिमिलर साइज में, सर्कुलर डीएनए, ये सब मैंने बता दिया। और भी पॉइंट होते हैं, मैं इसके अलावा क्या होता है ईटीसी कर देता हूं और तुम्हें ये वाला पार्ट पढ़ना है। अब आगे चलें। अब सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं इतना तो उम्मीद नॉर्मली तुमसे करता हूं कि तुम थोड़ा बहुत तो जानते हो। सर हम बिल्कुल भी नहीं जानते यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप नहीं जानते। चलो नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा ये सब। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ये एक तरह से होता है कलरलेस, तो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू सी द माइटोकॉन्ड्रिया अंडर द माइक्रोस्कोप देन यू नीड टू टेक ए स्टेन। तो एक स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं हम, और स्टेनिंग का नाम क्या होता है? नॉर्मल बता रहा हूं, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। सर हमें तो देखना है, हमें तो विजिबल कराना है, तभी तो कहा है कि केमिकल तुम्हारे पास स्टेन लेना पड़ेगा। और स्टेनिंग का नाम क्या होता है? टू सी। तो यहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टेन। और स्टेनिंग का नाम क्या होता है? जेनस ग्रीन। याद रखना किस स्टेन का इस्तेमाल करते हैं हम? तो जेनस ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए। और ये जेनस ग्रीन का नाम शायद ना है बुक में, पर बुक ने ये भी बताया हुआ है ये नॉर्मली कैसा होता है तुम्हारे पास? कलरलेस। तो नॉर्मली है कलरलेस, इस बात को याद रखना। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या जानते हो? आपको मैंने बताया था कि हमारी सेल के अंदर देयर आर ओनली 3 सेल ऑर्गेनल विच कंटेन द डबल मेम्ब्रेन। वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, अदर इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो इनके अंदर क्या है, क्या मैं लिख सकता हूं डबल मेम्ब्रेनस? अब ये डबल मेम्ब्रेन है और इस पे नीट में क्वेश्चन आया पड़ा है। सर कब आया था? नीट 2024 के अंदर भी है, इसी साल में। पेपर उठा के देख लेना आप, और आपको भी मैं कराऊंगा भी, स्लाइड शायद में लिए इसके अंदर देख लेना आप भी भाई की। तो डबल मेम्ब्रेन है। अब आपको मैंने ये पहले कॉन्सेप्ट करा दिया था कहां कहां पर डबल मेम्ब्रेन है और कहां पर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और इनके अलावा आप 5 के अलावा जो भी नाम याद रखे वो सब सिंगल में रख लें। आगे बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सर और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? हम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल जानते होंगे। कैसा होता है तुम्हारे पास में? तो देखिए ध्यान से, ये तुम्हारे पास प्रेजेंट इन ऑल
तुम्हारे पास में क्या है, सारी एनिमल सेल के अंदर आएगा, भाई सबके अंदर ही पाया जाएगा तुम्हारे पास में, प्लांट सेल के अंदर भी आएगा। तो यहाँ पे लिख दूं प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, तो ये आपको मैक्सिमम सारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा, मोस्टली कर रहा हूं। अगला मोस्ट, हाँ एब्सेंट कहाँ है सर, ये भी तो बता दीजिए। एब्सेंट इन आरबीसी, आरबीसी में तो एब्सेंट होगा ही होगा भाई, आरबीसी डू नॉट कंटेन इट्स न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आपको करा चुका हूं मैं। तो एब्सेंट इन आरबीसी प्लीज याद रखें। और ये तुम्हारे पास ऑल यूकैरियोटिक सेल में आ रहा है, मोस्टली लिख रहा हूं ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने तो ये कहा था पर ये हो गया। इतना पार्ट समझ में आ गया। अगला हम देखें जो इनका नंबर है, याद रखना सर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो इनकी संख्या है फिक्स नहीं होती, वो अलग अलग होती है, डिपेंड करती है कि किस टाइप की सेल में प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कैसा होता है तुम्हारे पास, बताइए। नंबर इज वेरिएबल इन डिफरेंट सेल। अगर आप डिफरेंट सेल्स को पढ़ेंगे तो आपको हर सेल के अंदर इनका नंबर अलग अलग देखने को मिलेगा, ये चीज को याद रखें। अगला सर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ये डिपेंड करता है कि जो तुम्हारे पास में सेल की एक्टिविटी है वो कितना काम कर रही है, ये सब पे डिपेंड करेगा। सर हमें ये भी बता दो ना कहाँ कहाँ पे कितना होता है, जैसे कि स्पर्म में होता है इनका नंबर 20 से 25। रीनल टिब्यूल जो आपकी किडनी है उनके अंदर होता है 300 से 400। तो वेरिएबल है, मैं नहीं कह सकता कि इनका नंबर कांस्टेंट है। अगर नीट में भी आ जाए कि द माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल, तो क्या बताओगे, करेक्ट या इनकरेक्ट। इन तुम्हारे पास में क्या है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स में, तो रॉन्ग हो जाएगी तरह से। अगला सर कहाँ होता है, कि आपको एक एल्गी का नाम बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। एल्गी होती है माइक्रोस्टीरिया, माइक्रोस्टीरिया एल्गी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है 1, संख्या में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया। अगला अगर मैं बात करूं एक प्रोटोजोआ का नाम है चाउस चाउस, इसके अंदर कहेंगे सर एनसीईआरटी में ना है, समझने के लिए भी कह रहा हूं, फिर एनसीईआरटी में नहीं ये भी बोलोगे, तो इसका नंबर होता है इसमें 5 लाख। देख लीजिए कहीं पर तो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंगल है, और कहीं पर 5 लाख भी है, कैसे कह दोगे कि सेम है, तो अलग अलग होता है। अगला हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला पार्ट देख लिया, ये जो किस साइज का होता है याद रखना, शेप एंड साइज इज आल्सो वेरिएबल। जो इसका शेप और साइज है ये भी वेरिएबल है। भाई चलना कहां से खुल रहा है भाई, इज आल्सो वेरिएबल। तो इनका जो शेप और साइज है वो भी फिक्स नहीं होता, जैसे कि तुम्हारे पास में कैसा हो सकता है, ये वाला सोसेज शेप हो सकता है, इसके अलावा तुम्हारे पास में सर्कुलर ईटीसी, तो फिक्स नहीं है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास में डिपेंड कर रहा है किस टाइप की सेल के अंदर है। अगला अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देखो देख लिया हमने कितनी मेम्ब्रेन है, सबसे पहले क्या देखा, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, नॉर्मल के अंदर नहीं है, देखने के लिए कौन सा आपने स्टेन इस्तेमाल करा, जेनस ग्रीन। अगला कितनी मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मली क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, सब तरह की सेल में होता है, आरबीसी में एब्सेंट है। फिर इनका नंबर सेम होता है अलग अलग होता है, तो नंबरिंग का अलग है, किस पे डिपेंड करता है, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। स्पर्म में कितना नंबर बताया 20 से 25, रीनल ट्यूब्यूल किडनी में कितना होता है 300 से लेकर 400, एल्गी का नाम है माइक्रोस्टीरिया, उसमें से कितना नंबर दे रखा है 1, और चाउस चाउस नाम के प्रोजा में कितना होता है 5 लाख। फिर क्या बताया, शेप और साइज भी अलग अलग है, और शेप कैसा हो सकता है, सोसेज या सर्कुलर, एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको भी इसकी रीडिंग कराऊंगा, और पहले इसको समझ लीजिए प्लीज, इसके हर एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगला बताओ यहाँ पर क्या होता है। अगला अगर इसकी हम बात करें, इनका जो वो है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
इसके अंदर देखिए ध्यान से सब अच्छे से, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस समान बन जाती है, ये इस तरह से। सर ये क्या बना दिया आपने, लगी नहीं रहा माइटोकॉन्ड्रिया सा। अब देखें सबसे पहले क्या है, जो इसकी है कितनी मेम्ब्रेन बताई थी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में, सिंगल है डबल है, डबल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। जो इसकी ये है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ये वाली। और जो बीच का स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बीच का स्पेस होता है। इंटर, इंटर का मतलब दो के बीच में, कहीं भी नाम आ जाए, देखो एक नाम आता है उसको हम कहते हैं इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है उसी के अंदर, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और बिटवीन मींस दो के बीच में। तो यहां पर नाम मैं कह रहा हूं इंटर, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये बीच का गैप है। अब इनके अंदर जो यहां पर ये स्ट्रक्चर लगे पड़े हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, देखो एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक कौन सी है इनर मेम्ब्रेन, दोनों में आपको डिफरेंस भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत। और बीच का स्पेस को क्या कहते हैं हम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। जो इसमें आपको एक फोल्डिंग दिख रही है इनर मेम्ब्रेन पे, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। और ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में, नीट में आप चेक कर लेना पेपर। तो क्रिस्टी नाम कहां आता है, इनर मेम्ब्रेन पे, ना कि आउटर पे। आउटर पे नहीं होता भाई। अगला चेक करें, यहां पर देखे ध्यान से, इनके अंदर क्या है, हमारे पास में जो भरा होता है तुम्हारे पास में डेंस सब्सटेंस, जो लिक्विड है उसका नाम होता है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इसके अंदर क्या आता है, डेंस सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है जो इसके अंदर फिल्ड होता है। और इसी मैट्रिक्स के अंदर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए भी। इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या आता है, आपको प्रोटीन बनानी है उसके लिए भी होगा, कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए भी एंजाइम होते हैं इनके अंदर, वो मैट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा इसमें मैंने आपको कौन से राइबोसोम बताए थे, बताइए कौन से राइबोसोम लिए थे, 70S राइबोसोम। तो इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। नामों को अच्छे से देख लें कि क्या होता है। फिर आगे अगर आप बात करें हम, क्रिस्ट ये तुम्हारे पास क्या फंक्शन है ये बता दूंगा। ये तुम्हारे पास यहाँ पर जो यहाँ पर डीएनए होता है वो तुम्हारे पास होता है सर्कुलर। कैसा होता है बताइए, सर्कुलर है, और वो भी कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ये प्लीज याद रखें। तभी तो मैंने कहा था इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, शायद भूल गए होंगे सर, इतनी देर का याद नहीं रह रहा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल मींस ऐसे ऑर्गन जिनमें खुद का डीएनए होता है, ये मैंने बताया था। आगे की बात करूं मैं, आगे देखे ध्यान से, यहां पर क्या है सर, इनमें होता क्या है। अब देखो राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो यहां पर कह सकता हूं मैं कि ये तुम्हारे पास में क्या होती है, प्रोटीन मशीनरी है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम किसका होता है, राइबोसोम को। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन मशीनरी है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। डेंस सब्सटेंस, यहां पर क्या है, आप क्या लिखेंगे, कंटेन ऑल द एंजाइम्स। इसमें सारे एंजाइम होते हैं, और एंजाइम किसके लिए होते हैं, फॉर रेस्पिरेशन। ये वाला सर कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं आपको चैप्टर बता दूं 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन इन प्लांट। आप बिना माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो कि लास्ट स्टेप में यूज होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बिना ना आप समझ सकते हो किसको, नाम आता है तुम्हारे पास में, सबसे पहले आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद नाम आएगा लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इन तीनों के लिए जो मैंने आखिर में नाम बोले, लिंक रिएक्शन बोले या गेटवे रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या आता है, सारे एंजाइम्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अब यहां पर मैं लिख दूंगा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इनके अंदर और वो कहां होते हैं। अब देखो जो इनके बीच का स्पेस है इसमें होते हैं हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन का मतलब अमाउंट जो होता है, द हाइड्रोजन आयन अमाउंट इज हाइयर इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और जब H प्लस ज्यादा होते हैं, H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, तो पीएच कैसा होगा, हाई या लो। सर H प्लस ज्यादा, पीएच भी हाई। कहाँ की केमिस्ट्री पढ़ी है,
अगर H प्लस ज्यादा होते हैं तो एसिडिक है, और एसिडिक का मतलब लो पीएच। जितना मोर तुम्हारे पास लेस पीएच होगा उतना मोर एसिडिक होगा। तो ज्यादा तुम्हारे पास H प्लस आयन है तो याद रखना मोर। क्या लिख रहे हैं यार ये, देखो यहां पर क्या आता है, मोर H प्लस आयन, और जब मोर H प्लस आयन है तुम्हारे पास में तो लो पीएच है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कहां पर है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बताया मैंने आपको, इसी में। तो आउटर मेम्ब्रेन क्लियर है। और बताऊं मैं, जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है, सारे बच्चे यहाँ पे इसको देख, इंपॉर्टेंट है, याद भी रख लेना। यहां पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं और इनको हम कहते हैं नॉर्मली पोरिंस। तो यहां पर पोरिन नाम के पोर होते हैं जो कहां पाए जा रहे हैं बताओ, आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे। और पोरिंग का फंक्शन क्या आता है, किसी को परमेबल करना, किसी को परमिएट मतलब अलाउ करना आने जाने के लिए, तो आउटर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे पोरिंस है, और पोरिंस इनर वाली पे नहीं है, आउटर पर है। तो ये तुम्हारे पास में क्या होती है, याद रखना, ये मोर परमिएबल है। मोर परमेबल क्यों है, क्योंकि पोरिंग्स पाए जा रहे हैं, और पोरिंग का काम क्या होता है, अलाउ करना किसी को पास होने के लिए। अगर बात करो इनर मेम्ब्रेन की तो याद रखना लेस परमिएबल है ये, तो ये होती है लेस परमिएबल। तो यहां पे लिख रहा हूं लेस परमिएबल। तो लेस परमिएबल कौन होती है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन होती है लेस परमिएबल। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें सारे बच्चे, ये वाले को लेस परमिएबल है। क्या आगे चल सकता हूं इसका, प्लीज सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया होगा तो देखिए, एक मिनट। अब हमारे पास में क्या आता है, अब देखे ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको कि कहां पे मैट्रिक्स में क्या आता है, तुम्हारे पास एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है, सुने ध्यान से। इन मैट्रिक्स ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट, सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये पॉइंट याद रखें। फॉर रेस्पिरेशन, अब देखें नाम मैं बता रहा हूं, सबसे पहले नाम आपके पास में आएगा एक का, उसको आप कहते हैं लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन को आप कहीं पर आपको नाम मिलेगा गेटवे रिएक्शन का भी, ये वाला भी। एनसीईआरटी में सर लिंक रिएक्शन है तो लिंक रिएक्शन कर लेना, तो लिंक रिएक्शन कर लेना इसे आप, तो ये आपके पास आएगा। इसके अलावा एक नाम है क्रेब साइकिल, ये वाला भी तुम्हारे पास, तो ये आप पढ़ेंगे। अब ये सब तुम्हारे पास कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। अब बात करूं मैं अगर आपसे ईटीएस की, ईटीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और या इसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, वीवीआईपी, नीट में बहुत बार पूछा है। ईटीएस तुम्हारे पास तो कहां लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन, आउटर पे नहीं होता, याद रखना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इसके सारे जितने भी वो हैं तुम्हारे पास में अब इनर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। और याद रखना तुम्हारे पास बोथ मेम्ब्रेन, सर एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, क्या दोनों के एंजाइम सेम है, याद रखना बोथ मेम्ब्रेन एंजाइम्स आर डिफरेंट, या हम कह सकते हैं बोथ मेम्ब्रेन हेज दियर ओन एंजाइम, इनके अंदर अपने खुद के एंजाइम्स है। इतना आगे होगा सभी को। अगर मैं अगली की बात करूं, अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, एक चीज जो मुझे बतानी थी उसके अंदर वहां पर मैं कर देता हूं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारे पास, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी कितनी होती है वो अलग है, और एक है इसका डायमीटर जो आप विड्थ में कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है, यहां पे लिख दूं क्या, यहां पे प्लीज यहां कर लेना एडजस्ट। इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ है आपके पास में 1 से लेके 4 4.1 माइक्रोमीटर, ये इसकी लेंथ होती है।
लेंथ के बाद में जो इसका विड्थ है, जो इसका डायामीटर है, अगर मैं डायामीटर को लिखूंगा तो डायामीटर तुम्हारे पास होता है इसका 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर, और ऑन एन एवरेज आप इसको मानते हैं 0.5, तो ये एवरेज है। तो एवरेज इतना होता है। लेंथ कितनी इसकी यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। याद रखना, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है इस चीज। तो मैंने आपको ये बताया कि शेप क्या होता है, साइज क्या है और कहाँ पे कितना है, क्रिस्टी क्या है। क्रिस्टी का एक काम यहाँ पर लिख लेना, इसे यहाँ पे क्या है, क्रिस्टी जो है, आपसे मैं कहूँ एक मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है और ये तुम्हारे पास में इनर मेम्ब्रेन है। दोनों में से आपको अगर मैं लेंथ को निकालने को कहूँ तो कौन सी एरिया में बड़ी निकलेगी, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टी है तुम्हारे पास में, इसका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एरिया को बढ़ाने का। क्योंकि आप खुद देखिए ना, वो इस तरह से है। तो क्रिस्टी किस मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टी अराइजेस, द क्रिस्टी आर इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नीट PYQ मैं लिख रखा वहां पर। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम किसका होता है, याद रखना इस चीज को। मैट्रिक्स की बात कर ली है, राइबोसोम की हो गया तुम्हारे पास, और क्रिस्टी का, मैट्रिक्स का, आउटर मेम्ब्रेन, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, कोडिंग्स के बारे में ये सब हमने देख लिया है। चलो अब देखो, जो से मुझे एक पॉइंट और करना है, यहाँ पर एंजाइम रेस्पिरेशन के लिए भी है, और यहाँ पर क्या आता है इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसकी सिंथेसिस हो सकती है तुम्हारे पास में, तो याद रखना, एक का नाम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब को आप बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। नीट में पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट मैंने बता दिया कितना यहाँ पे होता है। अगर मैं और बात करूं डिटेल के अंदर यहाँ पर, अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपने एक नाम सुना हुआ है कि हमारे पास में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेज, माइटोकॉन्ड्रिया हेज F0 और F1 पार्टिकल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। F0 और F1 पार्टिकल का रिलेशन किससे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट से भी होता है, यहां पर F0 और F1 पार्टिकल। और इन्हीं को हम नॉर्मली क्या आता है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, फर्नांडिस, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। क्योंकि इनको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था फर्नांडिस, इसलिए इनका ये नाम भी होता है। और इन्हीं को आप कहते हो, एक और उससे नाम से आप कर सकते हैं नॉर्मल, उसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम। तो आपको कोई पूछेगा ऑक्सीसोम होता है, F0 F1 पार्टिकल, फर्नांडिस मोरा पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो ये कहाँ है तुम्हारे पास में, ऑन इनर मेम्ब्रेन। सर ये कौन होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से लेना देना है। ऑक्सीसोम का मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब ऑक्सीजन से रिलेटेड है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, इनका नाम ऑक्सीसोम रखा गया। तो क्या क्या नाम रखा गया यहाँ पर क्या है, तो F0 F1 पार्टिकल नाम याद रखना, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल ये है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था फर्नांडिस मोरन, इसलिए उसका नाम पे रख दिया। और ऑक्सीसोम इनको हम कहते हैं, और कहां पर है, इनर मेम्ब्रेन पे, याद रखें। अब कहेंगे सर हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्यों लिखा है, इसी वजह से लिखा है यहाँ पर क्या है, ये किसके लिए साइट होती है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जानते होंगे, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। जहां पर आपकी ऑटो यूज होगी वो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक, और जानना होगी वो कौन सा होगा, एनारोबिक। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसी को आप नॉर्मली क्या आता है, यहां पर आप कहते हैं, यहां पर क्या होता है, एटीपी होता है तुम्हारे पास में, एटीपी सिंथेसिस। और एटीपी सिंथेसिस जो होता है तुम्हारे पास में, एटीपी के बनने को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस है, इसीलिए क्या है, इसको आप कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सर हमें ये नाम आता है जो आपने सबसे आखिर में बताया है, 9th क्लास में आपने सुना होगा ये नाम, पावर हाउस ऑफ द सेल। और तुम इसी नाम के इंतजार कर रहे होंगे सर ये नाम कब लेंगे, तो भाई मैं ले लिया हूं। पावर हाउस है
क्योंकि एटीपी दे रहा है, एनर्जी देना है, इस वजह से। तो और इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या है, आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस कर रहा है तो आप कर सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है तुम्हारे पास, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी या एटीपी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, इनसे भी ले सकता है तुम्हारे पास में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह से, क्योंकि उन सबसे एटीपी तो बनाता ही है। जब आप पढ़ेंगे ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, वहां एनएडीएच होता है, एफएडीएच2 होता है, उनका करते हैं नॉर्मली क्या है, हम उनसे एटीपी को निकालते हैं। एनएडीएच से 3 एटीपी बनती है, एफएडीएच से 2 एटीपी बनती है। तो ये वाला पार्ट। अगला अगर हम देखें सही से, किसने डिस्कवर करा था यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार जो डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, कोलीकर ने। और किस में करा था, इंसेक्ट में। और इंसेक्ट भी कौन सा था, कॉकरोच की थाई मसल में। तो ये कॉकरोच में पहली बार देखा था कोलीकर ने, इन्होंने। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है, इट गोज टू अल्टमान फ्लेमिंग, साइंटिस्ट। एनसीईआरटी में नहीं है भाई, कहेंगे सर कितना पढ़ाओगे एनसीईआरटी के बाहर। ये इतना हो गया। आगे देखें, थोड़ा सा और लिख लें, एक और पेज को ऐड कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां पर क्या बताया मैंने आपको भी, माइटोकॉन्ड्रिया को हाँ किसने डिस्कवर करा ये बता दिया। अगला है मेरे पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवरी क्रेडिट गोस टू, ये किसको जाता है यहां पर, ये जाता है, एक का नाम है अल्टमान और एक का नाम है फ्लेमिंग। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इनको जाता है अल्टमान और फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको कहा था फिला, माइटोकॉन्ड्रिया को, और अल्टमान ने कहा था बायोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने क्या नाम बोला है, इन्होंने अलग नाम दिया है। सकेंगे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है, साइंटिस्ट का नेम। जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है ये देने वाला कौन था, तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय बेंडा। तो बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसके अलावा एक साइंटिस्ट का नाम है, आप थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लें। देखें आगे, एक है मिचेलिस एंड किंग्सबरी। मिचेलिस और किंग्सबरी ने क्या काम करा था यहां पर, इसका रोल बताया था, डेमोन्स्ट्रेटेड। एनसीईआरटी में नहीं है। कहेंगे सर क्यों, भाई मैं पहले लिख देता हूं, कुछ तो रोने बैठ जाएंगे फिर ये कहां से पढ़ा दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी। बट तुम्हारे अदर पेपर के अंदर ही पूछे गए थे थोड़े बहुत, इसलिए बता रहा हूं, एक बार आप बेसिक को देख लेना, किताब के अंदर नहीं है। मिचेलिस एंड किंग्सबरी ने क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल इन रेस्पिरेशन। तो पहली बार किसने इसका रोल बताया था, वो इसने। फिर मेविस नाम का साइंटिस्ट आया है, सीके विज ने इसको पावर हाउस कहा था, ये अलग अलग है, इससे रिलेटेड है वो। तो छोड़िए, आप बस इतना याद रखें। अब चलो एक और चीज, हमारे पास जो किताब के अंदर है, बुक का ही हो, माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो और चाहे क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे तुम्हारे पास में कौन हो, प्रोकैरियोटिक सेल, ये किससे डिवाइड करते हैं तुम्हारे पास, फिजन से। और हम ये पढ़ चुके हैं पहले, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। और मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रुको एक मिनट, ये रहा यहां पर एक और, यहां पे सिमिलरिटी क्या है, डिवाइड बाय फिजन, ये वाले प्रोसेस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा किससे डिवाइड करता है, इसको प्लीज याद रखें। अब यहां तक हम सारा का सारा हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन को, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, एनसीईआरटी में क्या गिवन है। तो देखें, सबसे पहले लो घिसा पिटा वही आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस, देखो जब तक आप उसको स्टैंड नहीं करोगे तो विजिबल नहीं होगी माइक्रोस्कोप में। यहां तक क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया। देखने के लिए कौन चाहिए, जेनस ग्रीन, मैंने आपको लिखवा दिया। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, सेम होता है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, मैंने कहा था सेम नहीं होता।
और डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे कि वो कौन सा काम कर रही है। इसके अलावा फिर क्या बताया मैंने, शेप एंड साइज आल्सो, यहाँ पर वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब शेप और साइज भी सेम नहीं होता। शेप कैसा हो सकता है, टिपिकली देखो सॉसेज का सिलेंड्रिकल, मैंने बता दिया आपको इस तरह से क्या है, यहाँ पर सर्कुलर किया था, यहाँ पर सॉसेज शेप का हो सकता है सिलेंड्रिकल का। डायमीटर कितना होता है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, मैंने आपको ऑन एन एवरेज कितना डायमीटर इसका होता है 0.5। फिर लेंथ कितनी होती है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। हर एक लाइन को बता चुका हूं, आप पीछे नोट्स में देख ले। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, देख ले आगे, जिसके अंदर क्या है एक आउटर मेम्ब्रेन आएगी एक इनर मेम्ब्रेन आएगी। अब देखें आगे, अब इसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन गिवन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, बीच का स्पेस क्या है इंटर मेम्ब्रेन, जो भरा होता है मैट्रिक्स, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है क्रिस्टी। ये डायग्राम एनसीईआरटी का, हर एक चीज बहुत अच्छे से कर ली। देखो क्या यहाँ पे लिखा है, इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग, उसके लिमन को दो पार्ट में कर देती है, जो उसका एक बाहर का कंपार्टमेंट है और एक इनर का कंपार्टमेंट है। मैं आपको बताया था ना एक आउटर और एक इनर है। इनर क्या करेगी, एक तो बाहर की तरफ जाएगी एक अंदर की तरफ आ जाएगी। अंदर वाले में कौन आएगा तुम्हारे पास में, वहां पर अब देखें आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ये वाला पार्ट, और इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है यहाँ पर क्रिस्टी होते हैं, अभी क्रिस्टी का नाम लिया था, इनफोल्डिंग बनी हुई है इनर मेम्ब्रेन पे, ये मैंने आपको बता चुका। अगला क्या होता है, क्रिस्टी का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, क्या बात कर चुके हैं हम। इसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के अपने खुद के अलग अलग एंजाइम एसोसिएट होते हैं, वो भी बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी बात कर ली। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इनको क्या नाम से बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। अब दिल खुश होगा सर, अब बता दिया आपने पावर हाउस ऑफ दिस सेल। मैट्रिक्स के अंदर यहां पर सर्कुलर डीएनए होता है सिंगल, और वो कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड, बात कर चुके हैं डबल स्ट्रैंडेड। फिर यहां पर आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है और राइबोसोम भी है। कौन सा राइबोसोम होता है 70S, और किससे डिवाइड करता है, फिजन से। हर एक लाइन को कवर कर लिया हमने नोट्स में, और इससे एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा। अब नीट 2025 में या कभी भी जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा इसके बाहर नहीं जाएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से आया तो। क्या पढ़े आगे, यहां पर क्या है, चलो अगले वाले पार्ट को हम देख लेते हैं। अब एक प्लास्टिड, अब इन प्लास्टिड के बारे में नॉर्मली क्या आता है, अब हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिड एक्चुअल में होते क्या है। सबसे पहले तो जो प्लास्टिड है तुम्हारे पास में, इसकी अगर मैं हेडिंग बनाऊं तो देखिए, प्लास्टिड क्या चीज है, पहले तो ये प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, सारी प्लांट सेल में पाया जाता है। एंड यूग्लिनोइड, सर यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना को आप कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्रोटिस्टा किंगडम में रखी हुई है, क्योंकि अगर सनलाइट मिलती है तो उस टाइम पे बिहेव एज ए प्लांट, और सनलाइट नहीं मिल रही तो बिहेव एज ए एनिमल। अब बताओ क्या रखें, तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों के बीच की कड़ी है, प्लांट और एनिमल के बीच की। ये क्लियर हो गया होगा। प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया था यहाँ पर, तो डिस्कवर्ड बाय हैकल, इसको डिस्कवर्ड करने वाला है हैकल, हक्कल ना है हैकल, तो डिस्कवर्ड बाय हैकल। ये बुक में तुम्हारे पास में एक्चुअली नहीं गिवन है कि किसने डिस्कवर्ड किया था। अगला है मेरे पास में, जो प्लास्टिड यहाँ पर होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, प्लास्टिड का जो मेन फंक्शन है, प्लास्टिड मेन फंक्शन इज इन स्टोरेज, किसमें काम होता है बताइए, नॉर्मली स्टोरेज में काम है इनका, ये प्लांट के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्टोरेज नॉर्मली क्या आता है, मेनली काम करते हैं तुम्हारे प्लास्टिड का। अब जो तुम्हारे प्लास्टिड है सर कहाँ देखने को मिल सकते हैं, अब देखो मैंने क्या कहा है, सारी प्लांट सेल्स में। अगर कोई प्लांट का पार्ट ग्रीन है, आप कहते हो सर ये प्लांट है और इसका ये लीफ वाला पार्ट है, अब लीफ पत्ती तुम्हारी कैसी होती है, ग्रीन हरी रंग की होती है। अब जो ग्रीन कलर है, जो हरा रंग है, किस वजह से आया, प्लास्टिड की वजह से, और उसमें जो प्लास्टिड है तुम्हारे पास, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। अब कहेंगे सर क्या और पार्ट में प्लास्टिड नहीं है, भाई जिस पार्ट के अंदर प्लास्टिड किसी और में हो सकता है,
अब तुम मेरे से कह दो सर प्लांट का पार्ट है, ग्रीन नहीं है और किसी पार्ट के अंदर है, तो भाई वो तुम्हारे पास प्लास्टिड दूसरा वाला होगा, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट अकेला थोड़ी होता है। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया, इनका मेन फंक्शन किसमें होता है, स्टोरेज में। यहाँ पर क्या है, प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, इससे पहले देखते हैं। प्लास्टिड हैज सम पिगमेंट, इनमें कुछ पिगमेंट होते हैं। और पिगमेंट कौन से हैं तुम्हारे पास, उनकी बात करें। एक नाम आपके पास में जो सबसे ज्यादा आता है सर, एक तो हमारे पास है क्लोरोफिली। जो आप सुनते हैं यहाँ पर पिगमेंट के अंदर, पिगमेंट किसे कहते हैं, पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक फॉर्म, एक लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी सर वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पर क्या फिजिक्स का पोर्शन है, तो ये क्या काम कर रहे हैं तुम्हारे पास में, क्या है, एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ, एक फिक्स होती है वेवलेंथ। और प्लांट जिस वेवलेंथ को यूज करते हैं वो तुम्हारे पास में क्या है, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। और यहाँ एनसीईआरटी में गिवन नहीं हो, ये एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, इकोलॉजी में भी आएगा, और जब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आएगा फोटोसिंथेसिस हाई प्लांट में। मैंने आपको बता दिया क्योंकि पिगमेंट का नाम ले रहा हूं, और वहां पर आप पिगमेंट को पढ़ोगे भी और डिटेल में। देखिए पिगमेंट, तो पिगमेंट क्या है तुम्हारे पास, एब्जॉर्ब करते हैं एक वेवलेंथ को, और वेवलेंथ तुम्हारे पास 400 नैनोमीटर से लेके कितने के बीच में होती है, 700 नैनोमीटर के बीच में, ये इसकी वेवलेंथ है। अब उसको वो करेंगे, फिर उससे क्या होता है, उस एनर्जी का यूज करके वो आगे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि तुम्हारे पास इसके अंदर आएगी। अब देखो जो पिगमेंट है तुम्हारे पास, एक पिगमेंट को आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल तुम्हारा पास कैसा होता है, ग्रीन कलर, इस वजह से ग्रीन कलर ही आता है। और ये किस में इंक्लूडेड है, क्लोरोप्लास्ट में, सर कोई और नहीं होता। अब आप अगर यहाँ पे चेक करें तो देखिए, एक हमारी बुक में नाम दे रखा है यहाँ पर एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की पिगमेंट है। और जो एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है ये तुम्हारा होता है वाटर सोल्यूबल, ये पानी में सोल्यूबल है। सर क्या हमारे दूसरे नहीं है, जैसे कि हमारी बुक में दिया है, एक का नाम है तुम्हारे पास में कैरोटीन, और एक का नाम है जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल ये तुम्हारे पास होते हैं यहां पर ऑर्गेनिक सोल्वेंट में सोल्यूबल, तो ऑर्गेनिक सोल्वेंट सोल्यूबल जो तुम्हारे फेट वगैरह होता है, तो जो फेट है तुम्हारे पास वो ऑर्गेनिक सोल्वेंट में आता है। तो जो फेट सोल्यूबल है उसमें कौन है, एक नाम है कैरोटीन का और एक नाम है जेंथोफिल का। इसके अलावा जो तुम्हारे पास कैरोटीन है यहाँ पर क्या है, ये किस कलर का तुम्हारे पास होता है, जेंथोफिल होता है तुम्हारे पास में क्या होता है, येलो, येलो रंग कलर का, इसके अलावा ऑरेंज का, उसके अलावा रेड का, ये वाला। और अब आपको मैं डिटेल में बताऊं, जो ये सब आएंगे तुम्हारे पास में, जो वाटर सोल्यूबल ये हो गया तुम्हारे पास में, वाटर सोल्यूबल कौन है, एंथोसाइनिन, ऑर्गेनिक सोल्यूबल में कौन सोल्यूबल है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। और ये तुम्हारे पास जेंथोफिल कैसा होता है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का, ये मैंने आपको बताया। अब अगर मैं इसकी डिटेलिंग बताऊं, थोड़ा सा सुने ध्यान से क्या कह रहा हूं। अगर तुम्हारा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का है, लीफ है, ग्रीन कलर की है तुम्हारे पास में, तो अगर तुम्हारे पास में ग्रीन कलर आ रहा है यहां पर, तो उस वाले को आप क्या कहेंगे, वहां पर कौन सा पिगमेंट आएगा बताइए, क्लोरोफिल पिगमेंट। और जो प्लास्टिड आएगा उस प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखना, ऐसा प्लास्टिड जो जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आम होता है, आम किस कलर तुम्हारे पास में क्या है सर, एक तो होता है हमारे पास ये उसका ग्रीन कलर का ही शुरुआत में, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में मतलब हमारी आम भाषा में बोलते हैं उसको कैरी वगैरह। और वो तुम्हारे पास किस कलर में, ग्रीन कलर की होती है, बाद में किस कलर का हो जाता है, ऑरेंज का, सॉरी येलो कलर का। तो ग्रीन का किस में कन्वर्जन हुआ है तुम्हारे पास, येलो कलर के अंदर। अब जो तुम्हारे पास में क्या है, मैंने भी कहा था येलो, और येलो तुम्हारे पास में जेंथोफिल है, ये किसके अंदर आते हैं, ग्रीन को छोड़ के कोई सा भी रंग है तुम्हारे पास एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर ये लगा लेना, एक्सेप्ट ग्रीन तुम्हारे पास में जो नाम आएगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट। और अभी मैंने आपको कहा अगर ग्रीन कलर का आ जाए
तुम्हारे पास ग्रीन का कोई भी हो, पत्ती होगी तुम्हारे पास तो भी क्लोरोप्लास्ट आएगा उसमें। इसके अलावा तुम्हारे पास मिर्च होती है तुम्हारे पास में, वो भी ग्रीन कलर की होती है स्टार्टिंग के अंदर, तो वो भी तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में आएगी। अब ग्रीन को छोड़ के अब जो तुम्हारे पास, अब एक नाम आप जो देखते हैं, जो सबसे ज्यादा कलर देखते हो, येलो, इसके अलावा ऑरेंज, इसके अलावा तुम्हारे पास में रेड, कोई भी कलर आ रहा है ग्रीन को छोड़कर, सब क्रोमोप्लास्ट है। इंपॉर्टेंट। तो मैं कह सकता हूं, अब देखना ध्यान से, ऑरेंज को देखा होगा आपने, ऑरेंज भी, संतरा भी पहले ग्रीन ही होता है, बाद में येलो होता है, वो बाद में येलो टाइप में जाता है जिसको हम कहते हैं ऑरेंज कलर। तो मैं कह सकता हूं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। भाई कह सकता हूं या नहीं? क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ग्रीन का। जब ग्रीन रंग हरे रंग का है वो तुम्हारे पास, तो क्लोरोप्लास्ट आप कह रहे हैं। जब हरा नहीं है तुम्हारे पास, येलो में कन्वर्ट हो गया है, तो क्रोमोप्लास्ट है। तो मैं कह सकता हूं प्लास्टिड आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में रूप बदल लेते हैं। एनसीईआरटी के बाहर है, बस थोड़ा सा याद रखें प्लीज। प्लास्टिड आर इंटर कन्वर्टिबल, ये मैंने बता दिया। अब कहेंगे सर ये अगर ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। ग्रीन के अलावा अगर येलो रंग कलर का है, ऑरेंज है और रेड है, तो क्रोमोप्लास्ट है। हमने इतना मान लिया। अब हमें बताए और कौन है, ये वाली चीज क्लियर है। प्लास्टिड तीन तरह का होता है तुम्हारे पास में नॉर्मल। अब जो इसके टाइप है, अगर मैं बताऊं टाइप को, पहले का नाम जो आपको मैं बता चुका हूं क्लोरोप्लास्ट, सबको पता चल गया होगा, ग्रीन कलर का होगा तो क्लोरोप्लास्ट है। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। पिगमेंट क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, जो ग्रीन के अलावा छोड़ के जो और कलर के होंगे तुम्हारे पास, उनको आप क्या कहते हो? क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ये वाला। सर ये ना बताया आपने भाई, अभी यही तो बताए दो, अभी तो सिर्फ हम ओनली ऊपर से नॉर्मली देख रहे हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है स्टोरेज करना। तो जो स्टोरेज कर रहा है तुम्हारे पास में क्या आता है, उनका भी है, जैसे कि तुम्हारा येलो है, आम है, उससे भी तो रिजर्व है। अगर तुम्हारा प्लास्टिड के अंदर, नाम सुना शायद आपने होगा, एक नाम सुना होगा आपने जिसको हम कहते हैं स्टार्च। अगर किसी के अंदर फूड स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। क्या नाम कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट। नीट में पूछा भी गया है कि स्टार्च क्या होता है, तो अमाइलोप्लास्ट होता है जो अपने अंदर फूड को रिजर्व करते हैं स्टार्च की फॉर्म। इसको अमाइलम, अमाइलम वर्ड इज यूज फॉर द स्टार्च। कहां होता है सर? एग्जांपल भी दे दो, सब खाते होंगे इनको। पोटैटो लो, पोटैटो में ये तो भरा होता है स्टार्च। अब जो फूड स्टोर है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, क्या नाम आएगा? अमाइलोप्लास्ट। अगला दूसरा है तुम्हारे पास, एक नाम सुना होगा आपने प्रोटीन का। सर ये तो सब, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। जब प्रोटीन में स्टोर होगा तुम्हारे पास, उसे हम कहते हैं एलुरोप्लास्ट, प्रोटीन में। और जब आप कहते हैं नॉर्मली क्या आता है, एक लास्ट वन जो क्या होता है तुम्हारे पास, ऑयल में और या फेट की फॉर्म में। जब ऑयल या फेट में हो रहा है उसे हम कहते हैं एलियोप्लास्ट, ये वाला। तो तीन आपको मैंने बताए हैं, कौन कौन सा क्या है। देखो प्लास्टिड कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अलावा तुम्हारे पास क्रोमोप्लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पर जेंटोफिल वगैरह, कैरोटिनोइड्स भी आएंगे वहां पर। और ये किस कलर के होते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर के। ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन टाइप हो गए। ल्यूकोप्लास्ट का मेनली क्या हो रहा है? स्टोरेज। अगर स्टोरेज किस टाइप में है? स्टार्च में, तो क्या नाम कहोगे? अमाइलोप्लास्ट। स्टार्च में है जब। और जब प्रोटीन में तो क्या नाम कहोगे? एलुरोप्लास्ट। और अगर ऑयल में या फैट में है तो क्या कहोगे? एलियोप्लास्ट। एनसीईआरटी में गिवन था। यहां तक किसी को डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, और मैं इन सब के नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उससे नहीं है ज्वाइन, तो आप उसे ज्वाइन कर ले। जो भी क्लास के नोट्स होते हैं बाद में, क्लास एंड होने के बाद में उसमें सेंड कर देता हूं। चलो यहां पर आगे देखते हैं। तो तुम सबसे पहले आओ, लो आगे देखते हैं। यहां पर अब मेनली डिटेलिंग है क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। देखिए ध्यान से, पहला
जो क्लोरोप्लास्ट है तुम्हारे पास में, इनके बारे में अगर हम चेक करें तो ये कैसा है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, लिख सकता हूं, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है तुम्हारे पास, हेज, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इनमें होता है तुम्हारे पास में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। सर इसके अलावा क्या आता है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, ये है, इनका नंबर क्या आता है, याद रखें, क्लोरोप्लास्ट नंबर। इसका पहले शेप और साइज बात कर लेते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट और शेप एंड साइज इज वेरिएबल, सेम नहीं होता, हर किसी में अलग है। सर कैसे है, कहीं पर तो रिबन लाइक होगा, रिबन के समान, कहीं पर डिश का समान होगा, कहीं पर आपको डिस्कोइडल, कहीं पर स्पाइरल, तो स्पाइरल शेप भी होता है, तो ईटीसी। तो इसका जो शेप है वो तुम्हारे पास है, फिक्स नहीं है, कहीं पर डिश के समान, डिस्कोइडल, रिबन लाइक, स्पाइरल। इसके अलावा कप शेप भी होता है, लो अगर करो तो हमें एक्स्ट्रा बता दो, एक्स्ट्रा भी तो नहीं, कप शेप, रेटिकुलर। तो ये टाइप के तुम्हारे पास में अलग अलग शेप है। अब बताओ भाई, जब शेप अलग अलग है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज सब में सेम है, नहीं कह सकता किसी भी हालत में। अगला, इनकी जो लेंथ है, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इनकी लेंथ होती है 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर, आप एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना। और इसकी जो विड्थ है, जो इनकी चौड़ाई होती है, वो होती है तुम्हारे पास 2 से लेके 4 माइक्रोमीटर के आसपास, ये माइक्रोमीटर है। तो 2 से 4 माइक्रोमीटर इनकी विड्थ होती है, और लेंथ कितनी होती है, 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जो तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट है, सर इनका नंबर क्या आता है, नंबर देखे अगर हम, इन क्लेमाइडोमोनास, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास। कहेंगे सर ये क्या है, ग्रीन एल्गी, वो कहाँ है, ये प्लांट किंगडम में, 3rd चैप्टर। इसमें कितना होता है, इसमें होता है 1 इन नंबर, संख्या में 1। अगर हम लीफ की बात करें, उन जिसमें होती है तुम्हारे पास मीजोफिल सेल, तो मीजोफिल सेल में जो इनका नंबर है वो होता है तुम्हारे पास में कितना, 20 से लेके 25। तो नंबर अलग अलग है भाई क्लोरोप्लास्ट का, सब में सेम नहीं है। मैं लेंथ की बात कर ली, डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, शेप और साइज वेरिएबल है, कैसा शेप हो सकता है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, नंबर कितने होते हैं, मीजोफिल सेल में कितने होते हैं। इसके अलावा अब देखें, आपको सिमिलरिटी क्या याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। और याद रखना, इनकी भी जो नॉर्मली क्या आता है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वहां पर हमने बात करी थी, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक है तुम्हारे पास में क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की दोनों के यहां पर जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है तुम्हारे पास में, मोर परमिएबल। और जो इनकी इनर मेम्ब्रेन है, वो दोनों तुम्हारे पास में कैसी होती है, तुम्हारे पास लेस परमिएबल। और ये मत कहना सर, एक बात बताएं हम आपको, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है और जो क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन है, दोनों ही आपस में लेस परमेबल है, बट क्लोरोप्लास्ट की और लेस परमेबल है, रॉन्ग है, दोनों की लेस परमेबल है। तो आप ये नहीं यहां पर डिफरेंस कर सकते हो कि सर इसकी ज्यादा है इसकी कम है, दोनों की लेस परमेबल है। ये वाला पार्ट इतना हो गया है इनके अंदर। अगर मैं बात करूं जो क्लोरोप्लास्ट है, अब देखें इसमें क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा बना देता हूं मैं क्लोरोप्लास्ट को, इसको प्लीज समझने की कोशिश करना। इनके अंदर क्या आता है, जो इसके अंदर होता है सबसे बाहर, आउटर मेम्ब्रेन है, और फिर कौन होता है तुम्हारे पास में, इनर मेम्ब्रेन।
देखें, अब जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास, ये इनका आउटर मेम्ब्रेन आएगा, आउटर मेम्ब्रेन। और इनके अलावा क्या है, जो इसके ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और बीच का स्पेस क्या होगा तुम्हारे पास, क्या मैं कह सकता हूं, इंटर प्लास्टिडियल स्पेस, क्योंकि प्लास्टिडी तो एक तरह से ही है। तो ये इनका जो बीच का स्पेस है उसे आप कहते हैं इंटर प्लास्टिडियल स्पेस। फिर इनके अंदर जो तुम्हारे पास फ्लूइड भरा होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। और मैट्रिक्स कहां भरा होता है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रोमा कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो स्ट्रोमा क्या होता है, फ्लूइड इन क्लोरोप्लास्ट, ये वाला पार्ट। फिर इनके अंदर भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बिल्कुल, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर है। फिर जो राइबोसोम होते हैं तुम्हारे पास में, यहां पर कौन से राइबोसोम मिलेंगे बताइए, मैं आपको बता चुका हूं इनके अंदर। तो यहां पर होते हैं 70S राइबोसोम। तो इसमें 70S राइबोसोम आपको पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए एक सेकेंड, मैं सर्कुलर डीएनए 70S राइबोसोम है वो सब वगैरह है, बट इसमें क्या है, मुझे आपको और कुछ बताना है, उस वजह से क्या है, मैं इनको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ताकि मतलब ये इतनी, जिससे कि इतनी जगह ना घेरे। स्ट्रोमा यहां लगा लीजिए आप, ये स्ट्रोमा होगा। सर्कुलर डीएनए मैं यहां लगा देता हूं, ताकि इस बात समझने में आ जाए, ये वाला। और 70 राइबोसोम यहां कर देता हूं छोटे छोटे से। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट का अगर आप क्लोज व्यू लेंगे या देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, उनके अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर अरेंज है, इस तरह से करके, ये वाले। ये अगर मैं, और ये आपस में अटैच होते हैं लेमिली से, अटैच है ये। अगर मैं एक इन सब की बात करूं, देखो, एक को हम, सिंगल को हम कहते हैं थाइलोकोइड। जो एक दिख रहा है आपको सिंगल कोइन के समान है, तो इस अकेले का नाम हम क्या कहते हैं, अकेले को हम बोलते हैं थाइलोकोइड। एक को मैं यहां लिख रहा हूं थाइलेकोइड। और इन सबको मिलाकर अगर मैं इन सब थाइलोकोइड की, क्योंकि ये बहुत सारे थाइलोकोइड होते हैं, अब ये मिलकर किसको बनाते हैं, ये बनाते हैं तुम्हारे पास ग्रेना को। यहां लिख देता हूं ग्रेना। तो मतलब भाई, एक मिनट, बे यार क्यों आ रहा है बार बार। देखिए, इसका नाम यहां कर दूं, क्या नाम बताया मैंने आपको, ग्रेना। तो ग्रेना किसका बनता है, थाइलोकोइड का। थाइलोकोइड तुम्हारे पास किस तरह के होते हैं, कोइन के समान स्ट्रक्चर, तो ये मैंने बताया। तो ग्रेना है, थाइलोकोइड है। अब इनको हम देखते हैं अटैच किससे होते हैं, ये अटैच करने वाली होती है लेमेली, ये। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इस सबको हमने देख लिया है। अगर मैं आगे की बात करूं यहां पर, तो आप देखें, जो अगला है मेरे पास में, एक मिनट, एक और पेज लेना पड़ेगा बस। इसमें देखें सबसे पहले, जो कोइन लाइक है, कोइन लाइक पाइल्स तुम्हारे पास होती है, क्या नाम कहते हैं आप उसको, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड क्या बनाती है, थाइलेकोइड्स अरेंज
ऑन ईच अदर, थाइलोकोइड आपस में एक दूसरे पे अरेंज होती है और किसको बनाती है, फॉर्म ग्रेना को। तो ग्रेना क्या होता है, थाइलोकोइड से मिलके। तो थाइलोकोइड में क्या आता है, अगर मैं एक थाइलोकोइड जो आपके पास में ये था, ये थाइलोकोइड था, यहाँ पर क्या एक, इसके अंदर जो भरे होते हैं, इसके अंदर वो होते हैं तुम्हारे पास में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये थाइलोकोइड है, तो थाइलोकोइड के अंदर तुम्हारे पास में थाइलोकोइड है तुम्हारे पास में, एक अकेला वाला जो तुम्हारे पास ये थाइलोकोइड है, और जो इसमें भरे होते हैं तुम्हारे पास ये, इनका नाम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो तुम्हारे पास होते हैं, ये कहाँ भरे होते हैं, थाइलोकोइड के अंदर। और ये कितने होते हैं तुम्हारे पास, इनका नंबर होता है 200 से लेकर 230 के बीच में, क्लोरोफिल का एक थाइलोकोइड में। तो ये मैंने आपको बताया कि किसका नंबर किस में कितना होता है। आगे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, वो बात कर ली हमने। यहां पर क्या आता है, प्रोटीन। यहां पर भी आरएनए होता है, आरएनए प्लस राइबोसोम आर प्रेजेंट, इनके अंदर ये भी पाए जाते हैं, ये वाला पार्ट। फिर ये प्लांट के अंदर क्या आता है, और आपको बताऊं मैं, क्योंकि हमारे प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट ही तो बनवाएंगे एक्चुअल में, क्या आगे की चैप्टर के एटीपी में रोल इन्हीं का तो आएगा वहां पर। अब वो क्या है, वो डिटेलिंग की बात है, बट यहां पर हमें इतना ही जानना था जितना मैं आपको बता दिया। ये अब इसके अलावा क्या है, ये भी तुम्हारे पास किससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कह सकता हूं मैं कि आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या होता है तुम्हारे पास, प्रोटीन बनाने वाला। तो प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर, तो यहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। और आप कह सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा उसकी जो साइट है वो एक्चुअल में कौन है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपकी साइट होती है। अब चलो एक बार हम रिव्यू इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले, पीछे रह गया हूं, रुक एक मिनट जस्ट। चलो एक बार यहां बता देता हूं आपको मैं। ये प्लास्टिड है तुम्हारे पास। अब देखो, प्लास्टिड सारी प्लांट सेल में पाया जा रहा है। मैंने आपको अभी कहा था कि सारी प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और यूग्लिनोइड के अंदर। और ये इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि बड़े होते हैं। इनमें कुछ पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है आपको मैंने बता दिया, जो अलग अलग कलर को प्रोवाइड करते हैं प्लांट में। अब यहाँ पर पिगमेंट, जो टाइप ऑफ पिगमेंट है, किस तरह का पिगमेंट पाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको हमने 3 कैटेगरी में रखा है। एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है, क्लोरोफिल बात कर चुके हैं, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट। फिर मैंने क्या बताया, लाइट को ट्रेप करते हैं, एनर्जी को, जो फोटोसिंथेसिस करवाती है। क्रोमोप्लास्ट में फेट सोल्यूबल, मैंने कहा था ऑर्गेनिक सोल्यूबल, ऑर्गेनिक सोलवेंट सोल्यूबल। फेट सोल्वेंट में कैरोटिनॉइड पिगमेंट, जैसे कैरोटीन होता है और जेंटोफिल है। और ये किस कलर के होते हैं तुम्हारे पास, ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर बात कर चुके हैं हम। ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारे कैसे होता है, कलरलेस, इनमें कोई कलर नहीं होता। तो प्लीज ये याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर ना है, इनका काम क्या होता है, स्टोरेज करना। अब जो स्टोरेज का है, अब इनका जो शेप और साइज है वो भी अलग अलग है वहां पे। अमाइलोप्लास्ट किसे कहते हैं, जो किस को करता है, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च होता है पोटैटो में। एलियोप्लास्ट किस में करेगा, फैट या ऑयल में। और एलोरोप्लास्ट किस में करेगा, ये करेगा तुम्हारा प्रोटीन में। जैसे हम बात कर चुके हैं। अगर मैं अगले की बात करूं, अब देखा यहां पर जो ये है तुम्हारे पास, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट में तुम्हारे पास जो मेजोरिटी है ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है। मीजोफिल सेल में ये लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कोइडल, रिबन लाइक। अब देख लो ये अलग अलग है, लेंथ भी वेरिएबल है, 5 से 10 माइक्रोमीटर इसलिए है,
2 से 4 क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। इनका नंबर 1 किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में, और 20 से लेके 20 to 40 किस में होता है, मीजोफिल सेल में। फिर मैंने आगे लिखा देखो एनसीईआरटी ने, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन, बता दिया। और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, हम ये भी बात कर चुके हैं। फिर अगर हम बात करें, देखो जो इनर मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास में क्लोरोप्लास्ट, वो किसकी तरफ होती है, वो किस तरफ होगी तुम्हारे पास, स्ट्रोमा उसके अंदर होगा। और यहाँ पर फ्लेट मेम्ब्रेनस अरेंज होंगे जो तुम्हारे पास कोइन के समान है, उनको हम क्या कहते हैं, थाइलोकोइड, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। थाइलोकोइड अरेंज होते हैं पाइल्स ऑफ कोइन के समान, और वो किसको बनाते हैं, ग्रेना को, ग्रेनम एक को कहते हैं। फिर वो जुड़ी भी होती है आपस में। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रोमा लेमिली, जो लेमिलो को कनेक्ट करके रखती है, ग्रेना को, जो उनकी लाइंस होती है उनको कनेक्ट करती है। फिर अब जो थाइलोकोइड का अंदर का स्पेस है उसको हम ल्यूमन कहते हैं, यहाँ पर उसको मैंने बताया नहीं। मीन्स देखो ये आपके पास में होता है थाइलोकोइड एक, अब जो ये स्पेस है इस वाले का नाम है ल्यूमन। इसके अंदर स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम होते हैं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन के लिए। यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बन सकता है। इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यहाँ भी राइबोसोम है तुम्हारे पास, बता दिए। इनमें थाइलोकोइड में पिगमेंट पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो राइबोसोम है, कौन सा राइबोसोम होता है बताओ, 70 राइबोसोम। और यूकेरियोट में कौन सा होता है, 80s। तो उनके कंपेरिजन में इनमें जो राइबोसोम का साइज है स्मॉलर होगा ग्रेटर होगा, तो स्मॉलर, क्योंकि हमारे अंदर यूकेरियोट में कौन से होते हैं, 80s यूकेरियोट के अंदर। तो राइबोसोम विद क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्म राइबोसोम, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर, अब देखो प्लांट की जो सेल है उसके अंदर तो 70 राइबोसोम होगा साइटोप्लाज्म में, ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है 70 राइबोसोम। तो नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में कौन से राइबोसोम होंगे, 70 राइबोसोम। कौन से, सॉरी 80 राइबोसोम। 80s राइबोसोम ये होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब बर हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, और क्लोरोप्लास्ट में कौन भरा होता है, उसका नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में कौन से राइबोसोम होते हैं, 70 राइबोसोम। यही एनसीईआरटी ने कहा है कि यहाँ पर 70 राइबोसोम जो कि स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से। लाइन पढ़ लिया। फिर देखो कोई आगे होगा। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन, यहां तक हमने डिटेल पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हर एक चीज को अच्छे से डिटेलिंग कर ली। अब जो मेरे पास पार्ट है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी। कौन बनाएगा तुम्हारे पास, बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, लाइसोसोम नहीं। एनर्जी बनाने का, एटीपी बनाने का ठेका किसने रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया ने। तो हो गया खत्म 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए 2016 में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं बताइए। दोनों सेमी ऑटोनोमस है, बात कर चुके हैं, इनका खुद का अपना डीएनए होता है, ये मैंने बता दिया था, तो ये भी करेक्ट है। बी, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसिस। चल बे, इसने कहा करा प्रोटीन ना होता, तो इसका मतलब क्या होता है, ये गलत है। तो ए सही है, बी तुम्हारे पास में रॉन्ग है। ए इज ट्रू, ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ए तो सही है ना, बी गलत है। लेक कह रहा है वो, लेक का मतलब ना है, और हमने पढ़ा है अभी क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, और वो कौन है, राइबोसोम। अगला 2024 में देखिए, नीट का इसी साल, डीएनए जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है, लीनियर बताया, नहीं लिया, लीनियर नहीं होगा, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। सही है ये खत्म, सिंगल नहीं होता। तो सी इज करेक्ट आंसर। लो 2024 में। अगला क्वेश्चन देखिए 2024, ये भी याद रखना। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, करेक्ट है सर, डबल मेम्ब्रेन होते बताई थी मैंने आपको इन दोनों के अंदर। अगला, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। गलत, मैंने कहा था दोनों की लेस परमिएबल है, ऐसा नहीं है कि उसकी उससे लेस परमिएबल है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। कोई ऑप्शन है,
सी। लास्ट क्वेश्चन 2021। इसमें क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है वो आपको मैच दी कॉलम करना है, मैं ऑप्शन नहीं लाया, आप खुद कर लेना। क्रिस्टी का नाम आप पढ़ चुके हैं पहले, कहाँ आता है, अभी बताया था मैंने, बताओ कहाँ आता है तुम्हारे पास क्रिस्टी। एक थाइलोकोड का नाम आ रहा है और सिस्टरनी का नाम। सिस्टरनी तो शायद आपने सुना भी होगा, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी का लेना देना है। और क्रिस्टी का अभी तो बताया था किसके अंदर होते हैं तुम्हारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, इससे जाएगा। सिस्टर नहीं कहीं पर दिख रहा है आपको इनका गोल्जी का नाम, लो ये रहा, इससे, ये इससे मिल रहा है। थाइलोकोइड बताओ कहाँ होगा तुम्हारे पास, ये थाइलोकोइड का नाम किस में आता है, अभी तो बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फ्लेटन मेम्ब्रेन शेक इन क्लोरोप्लास्टिड, इसी में तो आता है प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। तो इसका क्या आएगा तुम्हारे पास थाइलोकोइड का, ये चला गया, एक ही बच रहा है, इससे चिपका दो। लो। तो हमने ये क्वेश्चन देखा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, हम इसके अलावा और भी बहुत सारे आए पड़े हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के आपके सारे नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, और आप इन सब पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और लगाएं और आगे करते रहें। और अगर आप करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तभी आप अपनी सक्सेस के और करीब पहुंच पाओगे। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।